टाइपराइटर के कीबोर्ड से कीज की आवाज आ रही है। ये एक टाइपिंग इंस्टीट्यूट कम कंप्यूटर सेंटर है, जहां एक ठीक ठाक सा दिखने वाला लड़का विजयगिरी चेयर पे बैठा टाइपराइटर की तरफ देख रहा है और उसके पास कुछ नोट्स पड़े हैं, जिन्हें गौर से देखते हुए वो कुछ समझने की कोशिश कर रहा है। उसे देखकर साफ साफ लग रहा है कि उसे टाइपराइटर की ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है और आज शायद उसका पहला दिन है। तभी हवा के एक झोंके के साथ उससे बहुत ही प्यारी सी खुशबू आती है और नजर उठा के सामने देखता है तो एक सांवले रंग की कचरारी गहरी आंखों वाली बहुत ही खूबसूरत लड़की अंदर आती है, जिसे विजय एक टक देखता रह जाता है। वो मन में सोच ही रहा होता है कि काश ये मेरे पास आके बैठ जाए। तभी सरिता आती है और उसकी पास वाली चेयर पर बैठ जाती है। विजय की तो मानो सांसें ही थम जाती है और वो धीरे से खुद से बोलता है, काश कुछ और भी मांग लिया होता। सरिता बिना विजय को नोटिस किए हुए टाइपराइटर पे पेपर लगाकर टाइप करने लगती है। विजय कभी उसके चेहरे को देखता है तो कभी टाइपराइटर पे चलती उसकी उंगलियों को, जो उसे ऐसा लग रहा था जैसे पियानो बज रहा हो। वो अपने ही ख्यालों में खो जाता है, जहां उसके ख्यालों में सरिता पियानो बजा रही है और विजय उसके पास खड़ा उसे निहार रहा होता है। चारों तरफ धुआं धुआं है, जैसे किसी आसमानी परी का साथ मिल गया हो विजय को। तभी सरिता की आवाज से वो अपने इस खूबसूरत सपने से हकीकत की दुनिया में वापस आ जाता है। क्या देख रहे हो? सरिता ने हालांकि असहजता के साथ थोड़े गुस्से में ये बात बोली थी, पर विजय को उसकी आवाज ऐसी लगती है जैसे कहीं कोई बांसुरी बज रही हो। उस पर सरिता के गुस्से का कोई असर नहीं पड़ता और वो अपने होठों पे बड़ी सी मुस्कान लाते हुए कहता है, आपको टाइप करते हुए। सरिता उसकी मुस्कान से और गुस्से में आ जाती है। यहाँ क्या करने आए हो? टाइपिंग सीखने, मतलब टाइपिंग सीखने आया था ना मैं तो। ऐसे सीखोगे? सरिता ने थोड़ी कड़े स्वर में कहती है ये बात, पर विजय ने इस बार भी उसी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, हाँ। अरे आप तो बेवजह गुस्सा हो रही हैं। वो क्या है ना, आज हमारा पहला दिन है तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा, पर जब आपको टाइप करते हुए देखा ना तो ऐसा लगा कि मैं भी सीख ही जाऊंगा। सरिता ने फिर बड़े ही उखड़े हुए लहजे में कहा, अगर ऐसे ही मुझे घूरते रहना तो आपकी ये मनोकामना कभी पूरी नहीं होगी। ये कहकर सरिता फिर टाइप करने लग जाती है। विजय का मन फिर भी नहीं लग रहा। एक अजीब सी बेचैनी हो रही थी उसे। बेमन से वो टाइप करने की कोशिश करता है, पर उसका सारा ध्यान सरिता की तरफ होता है और अपना रिबन फंसा देता है। वो उसका टाइपराइटर अपनी तरफ खींचकर रिबन ठीक करने लगती है, पर रिबन नीचे गिर जाता है और वो उसे उठाने झुकती है तो विजय भी झुकता है। नीचे झुकने से सरिता बार बार अपने दुपट्टे को संभाल रही है। कई बार उसके बाल उसकी काली गहरी आंखों के आसपास गिरते हुए उसे डिस्टर्ब कर रहे हैं और विजय मानो बेसुध सा सरिता की पतली कमर और उसकी आकर्षक व्यक्तित्व में खो सा जाता है। तभी सरिता का रिबन सेट नीचे गिर जाता है। उसे उठाने की कोशिश में सरिता का दुपट्टा जमीन पे गिर जाता है और विजय की नजर अनायास ही उसके बालों से होते होते उसकी सूट के डीप नेक तक चली जाती है। तो विजय को ऐसा लगने लगता है कि जैसे उसकी सांसें भारी हो गई हैं, उसके होंठ सूखने लगे हैं। वो उस पल में खो जाता है। तभी सरिता की आवाज से उसकी चेतना वापस आती है। ये लीजिए, ठीक हो गया। विजय अब भी उसी शून्य में खोया हुआ सरिता के अधरों की तरफ ध्यान मग्न है। सरिता अपने कपड़े ठीक करते हुए वापस चेयर पे बैठ के एक बार फिर से टाइप करने में लग जाती है, पर विजय का मन अब भी नहीं लग रहा और उस पल के बाद तो उसकी बेचैनी और बढ़ गई। वो सरिता से बात करना चाहता है, उसे कुछ बताना चाहता है और उसे कुछ सुनना चाहता है।
इसी कश्मकश में बीता विजय सोचता है कि कहीं उसे खराब न लगे, कहीं वो डेस्परेट तो नहीं लगेगा सरिता को। उसकी कहीं कि फिहारिश लंबी होती जा रही थी कि तभी सरिता ने कहा, मन नहीं लग रहा। इतना सुनते ही विजय की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसकी तो मानो मुराद पूरी हो गई। जी हाँ, और लगता है सीख भी नहीं पाऊंगा। हाँ, आसार तो कुछ ऐसे ही दिख रहे हैं। अब आप कोई देख लीजिए, कितनी खूबसूरती से टाइप कर रही हो, मानो कोई पियानो बजा रहा हो। मिस सोनी। सोनी? हाँ, यही नाम बताया था ना आपने? जी नहीं, मैंने आपको अब तक अपना नाम कहाँ बताया। अच्छा, तो अब बता दीजिए। सरिता। वाह, क्या कहना। वैसे एक बात तो आपको माननी पड़ेगी कि हम काफी करीब पहुंच गए थे आपके। क्या मतलब? मतलब आपके नाम के, सोनी, सरिता, SS। वैसे आपने पूछा नहीं, लेकिन हम खुद बता देते हैं। इस नाचीज को विजय कहते हैं, विजय दीनानाथ चौहान। हाय। उसकी इस बात पे सरिता की हंसी छूट जाती है, तो विजय भी हंसते हुए कहता है, अरे नहीं, सिर्फ विजय। वैसे आपका नाम बहुत अच्छा है। सच में क्या? पर मुझे खुद से जुड़ा कुछ भी अच्छा नहीं लगता। इतना कहकर वो वहां से चली जाती है और विजय कहता है, हाँ, पर मुझे तो अच्छा लगता है। ये बोलकर वो सरिता के टाइपराइटर को देखता है, मानो जैसे विजय के साथ वो भी उदास हो गया है। अरे, तुम क्यों उदास हो गए? वैसे तो पूरे दिन तुम उन कोमल हाथों के स्पर्श का आनंद लेते रहते हो। आई एम जेलस ऑफ यू, मिस्टर लकी टाइपराइटर। अच्छा सुनो, तुम मेल हो या फीमेल? बोलते बोलते विजय पीछे की तरफ देखता है, जहां अपना बैग हाथ में उठाए सरिता उसको कंफ्यूज्ड और रहस्यमय नेत्रों से देख रही होती है। और अचानक इन दोनों की नजरें मिल जाती है, तो सरिता को हंसी आ जाती है और वो वहां से निकलती है। सरिता से उस दिन की मुलाकात के बाद विजय मानो जैसे हवा में उड़ने लगा था। रातों को छत पर घूमने लगा था, कभी तारे गिनता और कभी उनसे बातें करने लगता था। 61, 62, 63। हे तुम, हाँ तुम्हें 63 नंबर वाले सितारे। पता है, मुझे 63 नंबर बहुत अच्छा लगता है। पास होते हैं ना दोनों एक दूसरे के। ऐसे ही हम और सरिता जी भी होंगे एक दिन, पास। ये कहकर वो थोड़ा शर्माते हुए कहता है, अच्छा सुनो, वैसे तुम तो उन्हें देख सकते हो ना? प्लीज बताओ ना, वो क्या कर रही है? क्या वो भी हमारी तरह तुमसे बातें कर रही है? वैसे दोनों नाम साथ में अच्छे लगते हैं ना, सरिता, विजय, सरिता। मतलब दोनों को मिला दो तो सविजय बन जाएगा। ये कहकर वो फिर तारे गिनने लगता है। उसके लिए तो दुनिया गुलाबी हो गई थी, धूप गुनगुनी हो गई थी, आंखों से नींद गायब, हर ख्यालों ही ख्यालों में ना जाने कितनी दूर खो आता था। अगले दिन विजय अपनी चारपाई पे धूप में लेटा हुआ था कि तभी उसका दोस्त आता है और उसे ऐसे देखकर कहता है, अबे पगला गए हो क्या? इतनी गर्मी में धूप में कौन लेटता है बे? क्या बात कर रहे हो यार, कितनी सुहानी तो लग रही है ये धूप। ये तुमको हो क्या गया बे? कितने दिनों से मिले भी नहीं हमसे। सुना है आजकल खुद से ही बतियाते हो। मौसी ने बताया अम्मा को हमारी, वो तो किसी बाबा के पास जाने वाली थी तुम्हारे लिए। हमने रोका कि हम पता करते हैं। विजय कुछ नहीं बोल रहा है, बस मन ही मन सरिता को याद करके मुस्कुरा रहा है।
अब कुछ भौंकेगा भी या यूं ही मुस्कुराता रहेगा? फिर विजय उसे मन मन मुस्कुराते हुए सारी बात बताता है। अच्छा बच्चू, तो तुमको ये प्यार वाला रोग लग गया है। जवाब में विजय हंसते हुए कहता है, तुम्हें भी यही लगता है ना? मतलब हमको सच्ची में प्यार हो गया है। ठीक है, अब हम उनके लिए एक बढ़िया सी कविता लिखेंगे। देखो, तुम कविता लिखो या गजल, दोस्त हैं तुम्हारे इसलिए बताए देते हैं। इस प्यार व्यार के चक्कर में ना बड़े बड़े नप लिए हैं। अरे हाँ हाँ, सुन ली तुम्हारी चेतावनी। चलो अब तुम जाओ और हमको कविता लिखने दो, समझे? ठीक है, हमारा क्या जाता है, आगाह करना हमारा फर्ज था। जयराम जी की। विजय का दोस्त चला जाता है और विजय अपनी सी दुनिया में सरिता की यादों में गोते लगाते हुए कागज और पेन लेकर बैठ जाता है। लेट मी कंसंट्रेट। और देखते ही देखते कई सारे कागज यहाँ वहां दिखाई पड़ते हैं, जिनमें विजय ने कुछ लिखा तो कुछ कटा हुआ है, कुछ तो गुड़मुड़ी बना के, तो कुछ को फाड़ के फेंका हुआ है। तभी विजय का ध्यान अपने हाथ पे बंधी घड़ी की तरफ जाता है और वो चारपाई से कूदकर खड़ा हो जाता है और लगभग भागते भागते कपड़े पहनता है और फिर बाइक निकालकर इस स्पीड से चलाता है मानो उसके पीछे कोई भूत लग गया हो। थोड़ी सी देर के अंतराल में विजय पहुंच जाता है टाइपिंग सेंटर और बड़ी बेचैनी के साथ यहाँ वहां देखता है तो पता है कि सरिता अभी तक आई नहीं है। विजय बड़ी ही बेसब्री से सरिता के आने का इंतजार कर रहा होता है। तभी सरिता आती हुई दिखाई देती है और हमेशा की तरह बिना कुछ कहे आकर साइड में अपना बैग रखकर टाइपराइटर को सेट करके टाइप करने लग जाती है। विजय चुपचाप उसको देखता रहता है और सोचता रहता है कि बात कब और कैसे शुरू होगी। तभी सरिता बोल देती है, आज भी क्या इधर ही देखते रहेंगे आप? जी हाँ। नहीं, मेरा मतलब है हमने आप पर एक कविता लिखी है और हम चाहते हैं कि आप उसे पढ़ें। सरिता थोड़ा सा चौंकते हुए अपनी करिश्माई आंखों को छोटा करते हुए बोलती है, समझते क्या है आप अपने आप को? जी विजय। आपने खुद को देखा है कभी आईने में? जी हाँ, अभी आने से पहले देख कर आया हूँ। राम जी की कृपा से अच्छा लग रहा हूँ। ओहो, खुद की तारीफ खुद से कौन करता है? विजय करता है, क्योंकि कोई और नहीं करता ना उसकी तारीफ। तो सोचा आपके बारे में कुछ ऐसा लिख दूं कि पर आप जानते ही क्या है मेरे बारे में जो आपने मुझ पे कविता लिख दी? जी जितना जानता हूँ बस उसी पर लिखी है कविता। प्लीज आप पढ़िए ना, प्लीज। सरिता चाह कर भी अब गुस्सा नहीं कर पाती और विजय के हाथ से पेपर लेकर पढ़ना शुरू करती है। तेरे बीते कल में ना से ही मुझे तो बस अपने आज में शामिल कर, खुशियाँ बांट ले चाहे किसी के भी साथ, मुझे तो बस अपने दर्द में शामिल कर। तेरी महफिलें तेरे बाकी साथियों को हो मुबारक, मुझे तो बस अपनी तन्हाई में शामिल कर। दिए जला किसी के साथ, दिए जला किसी के साथ, चाहे लगवा गुलाल किसी के भी हाथ, सारे रंग रख औरों के लिए, मुझे तो बस जो किसी ने ना देखी अपनी उस बेरंग जिंदगी में शामिल कर। तेरे लबों की मुस्कान चाहे हो दुनिया की भीड़ के लिए, मुझे तो बस अपने अश्कों में शामिल कर। नहीं दरकार मुझे तेरे वक्त के हर एक लम्हे की, मुझे तो बस अपने छोटे से एक पल में शामिल कर। कविता के नीचे उसने विजय की जगह सागर लिखा था। सरिता ये देखते हुए कागज वापस विजय को देने लगती है। मैं चाहता हूँ कि आप इसे अपनी कोमल कोमल उंगलियों से क्या? टाइप कर दीजिए, टाइप। वो क्यों? आप तो जानती है ना मुझसे नहीं हो पाएगा, और मुझे इसे पब्लिशिंग के लिए भी देना है ना। प्लीज।
सरिता बिना कुछ कहे कागज सामने रखती है और टाइप करना शुरू कर देती है। विजय वहां खड़े खड़े उससे निहारने लगता। इस बात का आभास सरिता को था कि विजय उसे देख रहा है, पर वो उसका विरोध न करते हुए उससे पूछती है, तो कवि हैं आप? जी बस कोशिश कर रहा था बनने की, पर कहते हैं ना, जब तक कोई प्रेरणा ना मिले कविता नहीं लिखी जा सकती, और इसलिए अब। इससे पहले कि विजय कुछ कहे सरिता बोलती है, कवि भगोड़े होते हैं। ये सुनकर विजय सकपका जाता है। कवि अपने सुख के लिए कविता रचता है। सिर्फ लिखते वक्त ही वो कविता के बारे में सोचता है और फिर लिखकर भूल जाता है। ये आप कैसे कह सकती हैं? क्योंकि मेरा मानना है कि सबकी जिंदगी एक कविता है जिसका कोई ना कोई रचयिता है। वैसे ही मुझे भी किसी ने रचा है और मुझे जिंदगी अच्छी नहीं लगती, इसीलिए मुझे कविता भी अच्छी नहीं लगती। ये कहकर सरिता वहां से चली जाती है। चलो विजय बाबू, अब की बार कविता नहीं गजल लिखना। बोलते बोलते विजय का चेहरा उदास हो जाता है और टाइपराइटर का भी।